नमस्कार दोस्तों, मैं नवरत्न प्रजापति एक बार फिर से अपने YouTube चैनल सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो हम कक्षा 12 का जो दूसरा पार्ट है वो पढ़ रहे थे। उसके अंदर जो हमारा मौर्य वंश था वो हम पढ़ चुके हैं। मौर्य वंश के अंदर कौन से शासक हुए, किस शासक ने कितने कितने वर्ष तक शासन किया था, और जो मौर्य वंश था, ठीक है, इसका शासनकाल कब से कब तक था। आज का जो अपना वीडियो आएगा उसके अंदर जो मौर्य वंश का जो सबसे ताकतवर या जो सबसे शक्तिशाली राजा हुआ था अशोक, ठीक है, ये जो महान शासकों में आता है मौर्य वंश के अशोक, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। उसका जो धर्म था, उसकी जो जन कल्याणकारी अवधारणाएं थी, उसके बारे में आज के हम वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए आज की जो क्लास है अपनी, उसके अंदर जो अशोक का धर्म है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो अपनी जो अशोक था, हम पढ़ रहे थे अशोक के बारे में। अशोक का जो शासनकाल है वो भी हमने पढ़ा। उसके बाद में इसने बेरीगोस को छोड़ के धमघोष अपना लिया था, वो भी कब, इसने कलिंग युद्ध के बाद में। अब जो अशोक है ये मौर्य वंश का एक महान शासकों में था, ये भी मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था। तो आज की जो क्लास है इसके अंदर इसने जब धमघोष अपनाया था, यानी इसने शस्त्र त्याग दिए थे, उसके बाद में इसने धमघोष अपनाया था, ठीक है। तो पहला टॉपिक जो अपना था वो आता है अशोक का धम्म, यानी जो अशोक का धम्म था वो था क्या, इसका प्रतिपादन किस हिसाब से हुआ और लोगों के लिए कितना कल्याणकारी था, ये सारा का सारा हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो पहला आता है अशोक का धम्म। तो ये देखो, अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उसे धम्म या फिर अशोक का धम्म कहा जाता है। तो मैंने आपको यह बताया है कि अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए, यानी मनुष्य के कल्याण के लिए या मानव जीवन के हित के लिए उसने जो इन आदर्शों का, यानी इसने जिन आदर्शों को या जो नियम बनाए थे, ठीक है, उनका जो इसने प्रतिपादन किया था उनको क्या कहते हैं, धम्म कहते हैं, या फिर यह भी बोल सकते हो कि अशोक का धम्म, ठीक है। अब इस धम्म के जो मुख्य सिद्धांत थे, ठीक है, यानी इसने जो नियम बनाए थे मानव जाति के लिए, ठीक है, वो क्या क्या थे। इसके अंदर जो अपने धर्म के प्रमुख जो सिद्धांत आते हैं वो 5 सिद्धांत प्रमुख आते हैं। इन 5 प्रमुख सिद्धांतों के अंदर पहला जो अपना आता है वो आता है सहिष्णुता। तो इस सहिष्णुता के अंदर क्या था कि जो सभी धर्म थे, ठीक है, और सभी धर्मों के जो अनुयायी थे उनके बीच में क्या है, सहिष्णुता का संबंध बनाए रखना। दूसरा आता है अहिंसा, यानी हिंसा नहीं करना, प्राणियों का वध नहीं करना। ये सारा का सारा अपने जो आता है वो आता है दूसरे सिद्धांत के अंदर, अहिंसा यानी हिंसा नहीं करना, ठीक है। इन्हीं के कदमों के ऊपर कौन चले थे, अपने जो राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी, वो भी अहिंसा के पद पर ही चले थे, ठीक है। तो ये भी किसने किया था, अशोक ने, कि अहिंसा, मानव को क्या हिंसा अपने जीवन में नहीं करनी चाहिए, जैसे प्राणियों का वध करते हैं, ठीक है, वो चीजें अपने को नहीं करनी चाहिए। ये इसने अपना जो दूसरा सिद्धांत है अहिंसा, इसके अंदर अशोक ने बताया है। अगला अपना जो आता है वो आता है आडंबरहीनता। आडंबरहीनता का अर्थ होता है जैसे धर्म अनुष्ठान हो गए, जैसे यज्ञ हवन, ठीक है, और जो अलग अलग कर्मकांड थे जैसे जादू टोना, ये सारा इसके अंदर आता था। और साथ में जो पशु बलि होते थे, जैसे पहले के समय में जो राजा हुआ करते थे, ठीक है, वो क्या करते थे, वो ये देखते थे हाँ भाई ठीक है, हम युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, तो इन देवता को क्या कर देंगे, हम किसी न किसी पशु की बलि चढ़ा देंगे। तो वो भी इसने क्या है, बंद करवा दी थी, आडंबरहीनता का जो सिद्धांत था इसके तहत। फिर अपने आता है लोक कल्याण, यानी जनता का कल्याण। लोक कल्याण का अर्थ होता है जनता का कल्याण। तो इसके अंदर क्या था कि जनता के कल्याण के लिए अलग अलग चीजों का निर्माण करवाना, जनता की सहायता करना, ये सारा आता था अपना लोक कल्याण के अंदर। लास्ट अपना जो आता है वो आता है श्रेष्ठ पवित्र नैतिकता, यानी इसने क्या है मनुष्यों के नैतिक उन्नति के लिए भी क्या है
इसने ये वाला सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो ये थे अशोक का धम्म और अशोक के धम्म के प्रमुख सिद्धांत। अब इसकी जो जन कल्याणकारी अवधारणा थी, यानी जनता के लिए इसने ये धम्म बनाया था, ठीक है, इसकी जो अवधारणा थी, ये अवधारणा क्या थी, यानी अशोक की जो जनता के कल्याण के लिए जो अवधारणा थी, वो अवधारणा हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब धम्म के तहत इसने ये कहा था, इस धम्म के तहत इसने कहा था गुरुओं व माता पिता का आदर, यानी माता पिता की सेवा और गुरुओं का आदर करना, ये इसने किस में बताया था, आपने धम्म के अंदर बताया था। और लोकहित में कार्य करना, प्राणियों का वध न करना, ये आता था अहिंसा के अंदर। फिर अपने जो आता है वो आता है, देखो, अतिथियों का स्वागत सत्कार, अतिथियों का सत्कार करना। तो ये सारा जो था, ये इसने अपने धम्म के अंदर बताया था कि माता पिता की सेवा करना, गुरुओं का आदर करना, लोकहित में कार्य करना, प्राणियों का वध नहीं करना, अतिथियों का सत्कार करना, ये सारी इसने क्या है अपने धम्म के अंदर बताई थी। साथ में एक और बता देता हूं कि सभी धर्मों का क्या है, पालन करना या फिर उनका सम्मान करना, सभी प्रकार के धर्मों का, सभी धर्म का पालन करना, ये भी इसने क्या है अपने धर्म के अंदर बनाया है। अब इसने क्या है जो जनता के लिए जो कार्य करवाया, तो उसके अंदर देखो, सिंचाई, परिवहन, कुएं, सराय आदि का इसने क्या है जनता के हित के लिए, यानी लोक कल्याण के लिए इसने क्या है इन चीजों का निर्माण करवाया था अशोक ने अपने धम्म के तहत। अब आगे जो आता है, तो धम्म की जो क्रियान्विति है, धम्म की जो क्रियान्विति है, इसने क्या कर दिया था कि धम्म के अंदर ऐसे ऐसे लेख लिखवाए थे, जो क्या है इसने हर गली नुक्कड़ पर इसने क्या है लगवा दिए थे, जिससे क्या है प्रजा, जिससे क्या है जो अशोक के साम्राज्य की जो प्रजा थी, वो क्या है अपनी जो समस्या है वो क्या है बता सके। इसने धर्म से संबंधित ऐसे लेख या फिर ऐसे सदस्यों को रखा गया था हर गली हर नुक्कड़ के ऊपर। साथ में ही ये खुद क्या है प्रजा से संबोधित होता था, यानी खुद क्या है प्रजा के बीच में जाकर प्रजा की जो समस्या थी उनके बारे में ये सुनता था। साथ में इसने क्या है धम्म महामात्रों की इसने क्या है नियुक्ति की थी, धम्म महामात्रों की नियुक्ति भी इसने की थी। किस लिए कि ये क्या है धम्म का प्रचार प्रसार करे, अलग अलग देशों में जाके अपने साम्राज्य के अंदर दूसरे राज्यों के अंदर जाकर ये जो धम्म महामात्र है इनका क्या कार्य होता था कि ये क्या है धम्म का प्रचार प्रसार करे, लोक कल्याण के बारे में बताएं, लोगों को ये बताएं कि लोगों के हित के अंदर आप कार्य करो, ना कि लोगों के अहित के अंदर, ठीक है। साथ में अहिंसा नहीं करना, इसके लिए इसने क्या धम्म महामात्रों की भी नियुक्ति की थी। अब जो धम्म की नीति का जो मूल्यांकन आता है, यानी अगर इसका जो निष्कर्ष निकलता है वो क्या था, धम्म की नीति का जो निष्कर्ष था वो अपने को देखो क्या मिलता है। तो धम्म की नीति का जो मूल्यांकन है इसका मुख्य सिद्धांत क्या थे, सहिष्णुता, अहिंसा, सदाचार, ये इसके धर्म के क्या प्रमुख सिद्धांत थे। और अशोक ने इनको क्या अच्छी तरीके से क्या फलीभूत भी किया था, अशोक ने इनको फलीभूत यानी एकदम सही तरीके से इनका जो चलन था वो भी हुआ। अब अशोक की मृत्यु के बाद में क्या ये जो चीजें थी, अशोक की जो धर्म की नीति थी वो सही ढंग से फलीभूत नहीं हो सकी थी। क्यों? क्योंकि जो अशोक के उत्तराधिकारी थे, अशोक के जो उत्तराधिकारी थे ये क्या थे, एक तो कमजोर प्लस विलासी राजा हुआ करते थे। अशोक के जो उत्तराधिकारी थे वो कमजोर थे प्लस ये विलासी राजा थे, ठीक है। इसकी वजह से ये क्या है धम्म की जो क्रियान्विति अशोक ने चालू की थी
वो क्या ये फलीभूत वैसी की वैसी नहीं रख सके। इसकी वजह से जो धम्म का जो सिद्धांत था ये क्या है आगे जाके ज्यादा प्रतिपादित नहीं हो सका था। ये थी अशोक के धम्म की क्रियान्विति, यानी ये था अशोक का पूरा धम्म। तो ये था अपना अशोक का धम्म। अब एक छोटा सा टॉपिक और बचता है इसके अंदर, मौर्यकालीन समाज। तो जो मौर्यकालीन समाज था वो किस हिसाब का था वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। उसके बाद जो अपना बचेगा मौर्य प्रशासन वो भी आगे करेंगे। तो पहला अपना जो आता है वो आता है मौर्यकालीन समाज। अपना जो आता है वो आता है मौर्यकालीन समाज, यानी मौर्य काल का जो समाज था ये किस हिसाब का था, कौन से वर्णों में था। तो जो कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र पुस्तक जिसको हम चाणक्य भी बोलते हैं, इसकी जो पुस्तक थी अर्थशास्त्र, इसने क्या है कि जो मौर्यकालीन समाज है इसको क्या है इसने वर्णों के ऊपर इसने क्या है विभाजित कर रखा है। तो कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है इसने अपनी पुस्तक के अंदर जो मौर्यकालीन समाज है इसको वर्णों के ऊपर इसने कर रखा है, वर्णों में बांट रखा है। और साथ में ही इन वर्णों के क्या है 4 व्यवसायिक जातियां भी इसने क्या है निर्धारित कर रखी है। 4 व्यवसायिक जातियां भी इसने क्या है निर्धारित कर रखी है। तो कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र पुस्तक अपने को मिलती है इसके अंदर इसने जो समाज है ठीक है उसको वर्णों के अंदर विभाजित कर रखा है और साथ में 4 व्यवसायिक जो मुख्य जातियां थी इनको इसने क्या है अपनी पुस्तक के अंदर बता रखा है। आगे अगर देखो तो जो जातियां थी वो कार्य के जो वर्ण थे वो क्या है कार्य के आधार पे हुआ करते थे। उस समय अर्थशास्त्र में यही बताया है कि इसने क्या है कार्य के आधार पर वर्णों का क्या है विभाजन कर रखा था। आगे अगर देखो तो एक आता है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज की जो पुस्तक मिलती है अपने को इंडिका, इसने क्या है जो अशोक वाले समय जो मौर्यकालीन समाज था इसको इसने क्या है कि तो इसने क्या है 7 भागों के अंदर जातियों को बांट रखा है। इसने क्या है 7 भागों के अंदर जातियों को बांट रखा है अपने समय में मेगस्थनीज ने। आगे अगर बात करें तो ये जो 7 जो थे इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर देखो दार्शनिक आते हैं, किसान, पशुपालक, कारीगर या फिर जो शिल्पी होते थे वो, ठीक है। उसके बाद में अगर देखें तो सैनिक, निरीक्षक, सभासद, ये क्या है 7 भाग जो थे ये थे दार्शनिक, किसान, पशुपालक, कारीगर और शिल्पी, ये 7वीं है, ठीक है। सैनिक, निरीक्षक और सभासद ये जो थे ये इसके क्या है 7 भाग इसने बता रखे थे मेगस्थनीज ने अपनी इंडिका पुस्तक के अंदर, यानी 7 जातियों को 7 भागों के अंदर इसने बांट रखा था। आगे अगर बात करें तो इस समय की जो स्त्रियों की स्थिति जो थी, स्त्रियों की जो अपने को स्थिति मिलती है, स्त्रियों की अगर स्थिति की मैं बात करूं तो स्त्रियों की स्थिति क्या है ज्यादा अच्छी नहीं थी। यानी स्त्रियों की जो स्थिति आती है मौर्यकालीन समाज के अंदर, तो उस समय इस समाज के अंदर स्त्रियों की जो स्थिति थी वो ज्यादा अच्छी नहीं थी, परंतु स्मृति काल जो था, स्मृति काल की अपेक्षा जो स्त्रियों की स्थिति थी वो मौर्यकालीन समाज में अच्छी थी। उसके बाद में अगर आगे बात करें तो जो पुनर्विवाह है, जो पुनर्विवाह और नियोग है, पुनर्विवाह और नियोग की भी क्या है उस समय छूट थी समाज के अंदर। तो ये आज जो अपना था वो था अशोक का धम्म, और जो मौर्यकालीन समाज था वो था। अगला जो अपना टॉपिक आएगा यानी अगली क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो होगा मौर्यकालीन प्रशासन, यानी जो मौर्य का प्रशासन था वो किस हिसाब से था, जो साम्राज्य था उसको किस हिसाब से बांटा हुआ था। यानी जैसे आज के समय में होता है, जैसे देश है, देश को राज्य है, राज्य को जिले, जिलों को ग्राम के ऊपर बांटा जाता है, उसी हिसाब से जो उस समय का जो साम्राज्य था उसे किस किस भागों के अंदर बांटा गया था वो सारा का सारा जो है हम अपने अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।
जो भी इस चैनल के ऊपर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत क्या है नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।